कल जो मैंने आपसे शेयरिंग की थी वो थी कोड ऑफ एथिक्स के पहले रूल पे, इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी की डेप्थ मैंने आपसे शेयर की थी कि यहाँ से कहाँ से डेवलप होती है, इसके रूट्स कहाँ से आते हैं। और उसका रूट था इंटेंशन, नीयत, फीलिंग्स, थाट। ये उसका रूट था कि कहाँ से आप इंटेंशन डेवलप करेंगे, कैसे डेवलप होगी, उस पर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर कौन से होंगे, आपने उनको प्रिवेंटिव मेजर कौन से देने हैं, कैसे देने हैं, फिर जाके आपकी इंटेग्रिटी फाइन होगी और आप अच्छे इंसान बनेंगे। मैं अच्छा प्रोफेशनल इसलिए नहीं कह रहा कि एज एंड व्हेन यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, उसके बाद आपको किसी दलील की और किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ही अच्छे होंगे हर फील्ड में। कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये इतना मुश्किल काम है। और जिसने हमें तख्लीक किया उसने सर्टिफाई कर दिया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये बहुत बड़ा टाइटल है इंसान के लिए, मामूली टाइटल नहीं है। आप सोचें ज़रा, अगर किसी एक कागज़ के टुकड़े पे अगर स्टेट बैंक, जो मरकज़ी बैंक होता है किसी भी मुल्क का, वो स्टैंप कर दे कि ये इतने वैल्यू का नोट है, हम बड़ी खुशी से उसे लेके चलते फिरते हैं कि सर्टिफाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये नोट सही है और इसके बदले में हमें जो चाहेंगे मिल जाएगा। अगर स्टेट बैंक की इतनी वैल्यू है, एक स्टैंप की इतनी वैल्यू है, एक कागज़ के टुकड़े की इतनी वैल्यू है, तो जो हमें सर्टिफाई कर रहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इसकी समझे क्या वैल्यू होगी। और जब हम समझ लेंगे उसी दिन हम अहसन तक़वीम का लेवल अचीव कर लेंगे। जब तक नहीं समझेंगे उस वक्त तक ग्रेडिंग रहेगी। जैसे हम स्टेयर अप करते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी, ये लर्निंग की सीढ़ी है। अब तो हम होंगे इंसान, तो हम होंगे, जिसको अल्लाह ने खल किया उसे इंसान ही कहा होंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग टाइटल है हमारा। जैसे इसको मैन्युफैक्चरर ने मोबाइल कहा तो इसका टाइटल मोबाइल ही हो गया। ऐसे बनाने वाले ने जब हमें इंसान कह दिया तो हम इंसान, टाइटल हमें वही मिलेगा। परफॉर्मेंस बेस पे हमारा डिसीजन होगा कि हम अहसन तक़वीम पे हैं या नहीं। अहसन तक़वीम पे क्यों कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस बेस क्यों कह रहा हूँ कि अब आप सूरा पढ़ें, सूरा मुल्क, उसमें क्या लिखा हुआ है। पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, उसका मफ़हूम बताता हूँ कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, किस लिए खल्क़ किया गया मौत और हयात को, कि आपके अच्छे अमाल को जांचा जा सके। अहसन अमाल, अच्छे अमाल को जांचा जा सके। कौन अच्छे अमाल करता है, कौन बुरे अमाल करता है, आपको जांचा जा सके। यहाँ से जो अहसन है वही अहसन तक़वीम को आप अलाइंड कर लें, यही बात है सारी की सारी, और यही परफॉर्मेंस बेस है। कल जो मैंने आपसे शेयर किया था वो था ईमान लाने का लेवल, इंटेंशन डेवलप करने का लेवल। उसमें अमल की कहूँ कि ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी थाट होती है, आपकी नीयत होती है कि आप कुछ सोचते हैं कि ये मैं करूँगा। जैसे आप सोचते हैं कि मैं घर बनाऊँ, तो पहले आप अपने जहन में एक खाका बनाते हैं कि मेरा घर कैसा होना चाहिए, दोस्तों से मशवरा करते हैं, बच्चों से, इधर उधर से, सारा एक आप डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, अपने घर में एक वर्चुअल डिज़ाइन बना लेते हैं। उसके बाद आप जाते हैं किसी माहिर के पास, जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं, कि मुझे घर चाहिए, उसमें ये चीज़ें मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पहला जो आपने सोचा था वो आपकी इंटेंशन थी। अब वो गुड इंटेंशन कैसे डेवलप होगी वो मैं कल आपसे शेयर कर चुका। अब आगे एक्शन की दुनिया है। आप अच्छा घर चाहते हैं ना, इसको अरबी में यही एहसन घर कहेंगे, सोना घर कहेंगे, कि यार हमारा घर सोना लगना चाहिए। क्यों अच्छा लगना चाहिए? क्यों कि मुझे भी अच्छा लगे, दुनिया को भी अच्छा लगे, इसी को एहसन कहते हैं। यही हमारे लिए एहसन तक़वीम है कि जो मैं आउटपुट दूं इस सोसाइटी में, दुनिया देखे कि ये भी अच्छा है, जो इसके काम है वो भी अच्छे। और यही हमारा क्रिएटर हमसे चाहता है कि जब मैंने इतना अच्छा बना दिया तो इसको अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर अच्छा तो बना दिया, परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर वो क्या कहता है, ये जानवरों से बदतर है। फिर अगला टाइटल ये है
कि ये जानवरों से बदतर है। रीज़न कि जो अपनी परफॉर्मेंस एज पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी उस पर नहीं करेगा, उसको हम भी नाकारा और रॉ मटेरियल में बेच देते हैं। वो गलियों में आते हैं, लेने वाले कहते हैं बेच दो, हम उठाते हैं रद्दी माल और बेच देते हैं। और उसकी वैल्यू क्या लगती है, किसी की 8 आने, किसी की 4 आने, किसी की 1 रुपया। इतना बंडल हम देते हैं बहुत बड़ा, और पैसे कितने मिलते हैं, 200 रुपये। और जब वही चीज़ें आप इंडिविजुअली लेने गए थे शुरू में, तो आपको वो हज़ारों में मिली थी। आप किस लिए हज़ारों खर्च करके आए थे कि आप जो चाहते थे वो आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। जब वो हज़ारों की चीज़ आपने रुपयों में बेच दी, इसका मतलब डिवैल्यू हो गई। यही हमारी तकवीम का इशू है कि अल्लाह ने हमें ऐसा ने तकवीम पे खल किया, और उसने कहा ये अच्छे अमाल करेगा। और अच्छे अमाल अल्लाह को फ़ायदा नहीं देते, क्रिएटर को फ़ायदा नहीं देते। अच्छे अमाल हमारी सोसाइटी और हमें खुद को फ़ायदा देते हैं। अगर मैं सही खाना खाता हूँ तो मेरी सेहत अच्छी रहती है, मैं वॉक करता हूँ तो मेरी सेहत अच्छी रहती है, मैं अपनी ज़बान को सही यूज़ करता हूँ, लैंग्वेज मेरी सही है, किसी को गाली नहीं देता तो मेरी बातें अच्छी लगती हैं लोगों को। जो अच्छे अमल करता हूँ मेरी बातें अच्छी लगती हैं लोगों को, और ख़ुद मुझे फ़ायदा होता है। तो यही चीज़ हमारे लिए एहसन है, और यही वो चाहता है। अच्छा, इस पे फिर और बेनिफिट क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको जेडीज मिलते, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें लिखा होता है ना आपने सुबह 9 बजे आना है, उसमें लिखा होता है ना आपका ये ऑफिस टाइम है, उसमें लिखा होता है आपने ये बिजनेस टाइम गुजारना है, उसमें लिखा होता है ना कि आपने कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा करना है, उसमें लिखा होता है ना पैकेजेस क्या होंगे आपके, आपको बोनस क्या मिलेंगे, आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, आपको क्या अमेलमेंट्स मिलेंगे एंड सो ऑन। ये एक कंट्रैक्चुअल साइन होता है जिस पे आप साइन करके देते हैं। और साथ में एक आखिर पे लाइन लिखी होती है कि अगर किसी भी पॉलिसी की वायलेशन हुई, कंप्लायंस ना हुई, नॉन कंप्लायंस हुई, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट्स मौजूद हैं। क्या राइट्स मौजूद हैं वो फिर मेरे आसिम साहब जानते हैं कि इन्होंने बड़ा टाइम गुजारा है उस फील्ड में और बड़े बड़े वारंट निकाले हैं। मैं जानता हूं उनका कैरियर बहुत अच्छा रहा। तो फिर उसमें लिस्ट चुनी जाती है कि इसने क्या पनिशमेंट की और इसको क्या वायलेशन की और क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। ये फितरत का असूल है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को मान लेते हैं, तो जब क्रिएटर हमारा कहता है कि ये प्रिंसिपल हैं, वहां पे आए पाए शय करते हैं। क्यों? मिजाज बदल जाता है। रीज़न कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हमारा गला फौरन पकड़ लेती है, ये माफ़ी नहीं देती हमें, ये कहती है 2 + 2 4 ही है, और वो कहता है कोई बात नहीं, गुनाह कर लिया, गलती कर ली, वापसी है, आ जाओ, माफ़ कर दूंगा। उस लीवरेज को हम एनकैश कराते हैं और फिर मुतकब्बिर हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ ना फ़िरौन के पास जाओ, तो क्या कहा? इन्नहु तग़ा, जाओ उसके पास, मुतकब्बिर हो गया है। क्या तकब्बुर था उसका? पढ़ ले ज़रा। मखलूक खुदा को तंग करता था और क्या करता था? तन्हाई में तो जाके कहता था तू ही मेरा रब है। जब हज़रत आसिया ने कहा ना कि अगर रब हो तो मछली ले आओ, तो अंदर चला गया, गिड़गिड़ा के कहता है मेरी इज्जत बचा ले, तू बड़ी इज्जत वाला है। मछली ले आया, कहता है ये लो। तो वो कनीज़े खुदा थी। उसने कहा मछली तो आ गई है, मुझे भी पता है कहां से आई है। खुद बनाते ना। इन्नहु तग़ा, किस चीज पे तग़ा हो गया था? पावर पे। ये जो हमें चेयर मिलती है कुछ अरसे के लिए, इसके लिए कि बंदा समझता है मेरे अलावा कुछ है नहीं, उसमें रहम खत्म हो जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड भी होती है बाज़ औक़ात। अगर मैं आपको कहूँ कि 9 बजे आना है, तो आपको मैं नहीं कह रहा, आपको NBP कह रहा है। मैं कौन हूँ कहने वाला कि मैं कहूँ आपको 9 बजे आना? भाई नेशनल बैंक कहेगा तो हम सब कहेंगे 9 बजे आना है। ऑर्गेनाइजेशन रूल सेट करेगी। यही वहाँ पे क्रिएटर कहेगा तो रूल सेट होंगे। जिसने हमें बनाया, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सिलेक्ट किया, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट नहीं किया, क्रिएटर ने सिलेक्ट किया। हम खुद तो नहीं आए, उसने पैदा किया। किसी ने दरख्वास्त भेजी थी हम में से कि हमें पैदा कर दे, कोई इन्वेस्टमेंट की थी हमने हमें कि पैदा कर दे।
हमने किसी को कोई सिफारिश कराई थी कि इस घर में पैदा कर दे, इस महल्ले में पैदा कर दे, इस कंट्री में पैदा कर दे, इस एशिया में पैदा कर दे, अमेरिका में पैदा कर दे? कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। जहां मुनासिब समझा पैदा कर दिया और फितरत इस्लाम पे पैदा किया, जो भी आपने आयात सुनी, नेचर पे पैदा किया। और उस नेचर को हम बाई नेचर सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक्शन में मुखालफत करते हैं। एक्सेप्टेंस और होती है, एक्शन और होता है। कंप्लायंस दूसरा फैक्टर है। ये जो सारी बेस मैंने आपसे शेयर की है, बेसिकली ये आपके अच्छे इंसान होने का, अच्छे प्रोफेशनल होने का दूसरा फैक्टर है कि आप जहां मौजूद हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप है, जिसको आप वैल्यू देते हैं, जहां पे आपके बेनिफिट अटैच हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस की कंप्लायंस करें। नॉन कंप्लायंस की सूरत में आप डेफिशिएंट हो जाएंगे और उस पर सज़ा मिलेगी, और ये जस्टिफाइड होती है, सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नॉन वायलेशन पे सज़ा ना मिले तो मुआशरा नहीं रहेगा, फिर अजीब सा जानवरों वाला माहौल हो जाएगा। और फिर जो कल सर ने मुझे, डॉक्टर साहब ने एक स्टोरी सुनाई कि शेर ने शिकार किया और दो उसके साथ और भी थे, तो उनको कहा ये किसने खाना है? तो जो उनमें से थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने लगा, उसने कहा कोई मसला नहीं है, बड़ा शिकार आप ले लें, छोटा मुझे दे दें, छोटा इससे छोटे जानवर को दे दें। उसने थप्पड़ मारा और वो मर गया। कहा इसे पता नहीं मेरी शान क्या है, इन्नहु तगा, वो तकब्बिर हो गया। वो जो छोटा कंपेनियन बैठा था, जिसे लोमड़ी कहते हैं, उससे पूछा किसने खाने हैं ये शिकार? कहा जी आप ही ने खाने हैं, सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं, और किसकी औकात है? कहा शाबाश, इन्नहु तगा, गरीबों की कोई गुंजाइश नहीं है, जो सबऑर्डिनेट है उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, बस मैं साहब हूं, कोई कस्टमर नहीं है, कोई इंसान नहीं है मेरे अलावा, बस मैं ही हूं। ये नॉन कंप्लायंस है। इसलिए कि जब दुनिया में हर चीज़ के रूल मौजूद हैं, हर डिसिप्लिन के रूल मौजूद हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बगैर इंस्ट्रक्शंस के, बगैर पॉलिसी मैनुअल्स के, बगैर पेपर रूल के आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते, जो कल से आप पढ़ रहे हैं। तो अच्छे इंसान बगैर इंस्ट्रक्शंस के, बगैर मैनुअल के कैसे बन सकते हैं? हम पैदा हो गए, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हमने अच्छा कैसे बनना है, अब बुरा कैसे बनना है, कंप्लायंस किसकी करनी है, नॉन कंप्लायंस किसकी करनी है, कौन सी वैल्यूज को हमने ऐड करना है, कौन को डिलीट करना है। जब हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है तो हमारा पर्पस क्या है? सिंपल। दूसरा फैक्टर, हमें कंप्लायंस बाय नेचर करनी है। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट्स में शामिल है। जहां जहां आप मौजूद होंगे, जहां जहां आप इनकम्बेंट हैं, जहां आपके पास अख्तियार है, और इसमें एक हदीस पाक का मैं सहारा लूंगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है। किस चीज़ का? कस्टोडियन है। किस चीज़ का? जो उसके ताबे हैं, जो उसकी रैयत है, सब उसके कस्टोडियन है। अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल करूं कि सबसे पहले आप किस चीज़ के कस्टोडियन हैं, तो बड़ा आसान जवाब आएगा कि हम अपने कस्टोडियन हैं, जो जिस्म अल्लाह ने हमें दिया है। अल्लाह ने मेरी रैयत, सबसे पहली रैयत मेरा जिस्म बनाया है, मुझे कंट्रोल दिया है मेरे क्रिएटर ने। हाथ मेरे कब्जे में कर दिया, आंखें मेरे कब्जे में कर दी हैं, कान मेरे कब्जे में कर दिए, ज़बान मेरे कब्जे में कर दी है, पाँव मेरे कब्जे में कर दिया है, पूरा जिस्म मेरे कब्जे में कर दिया है। ये मेरी पहली रैयत है। पहले अगर मैं इसको बचा लेता हूँ, मैं कामयाब हो जाता हूँ। जिस दिन मैंने अपने जिस्म से नाइंसाफ़ी शुरू कर दी, मैं किसी और से इंसाफ नहीं कर सकता। मुमकिन नहीं है कि मैं खुद अपने साफ इंसाफ ना करूं और दूसरों के लिए जस्टिस को स्पीच करता रहूं, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, फलां करो, असर ही नहीं आएगा। आपको प्यास लगी हो, आप पानी 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 क़यामत तक बोलते रहें, प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, अनटिल अनलेस के आप कोई एक्शन ना करें प्यास बुझाने के लिए, पानी की तलाश ना करें, कोई आपको सपोर्ट ना करे, या कोई बारिश का खतरा ऊपर से गिरे, कुछ भी ऐसा असबाब हो जाएं जिससे प्यास दूर हो सकती है, तब तक प्यास दूर नहीं होगी जब तक वो आपको असबाब मुहैया नहीं होंगे। मेरा मैसेज पहुंच गया आप तक?
और यही मैं चाहता हूँ, छोड़ दे सारी दुनिया को, क्या कर रही है, कोई करप्ट है छोड़ दे, कोई इनजस्टिस कर रहा है उसको छोड़ दे, कोई जुल्म कर रहा है उसको छोड़ दे, कुछ भी कर रहा है जिसको आप नेगेटिव समझते हैं इस सोसाइटी में, जो गैर अखलाकी बुराइयां हैं, सबसे पहले आप अपने आप पे तवज्जो दे दें। जिस दिन आपकी हुकूमत अपने आप पे चल गई, आप दुनिया फतह कर लेंगे। मैं तो इतना पाबंद हो गया हूं इस मोबाइल का, ये मेरा लाड हो गया है कि इसने मेरा जीना छीन लिया है। जब मैं इतना कमज़ोर हूं कि मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस पे चलता हूं और सारे बाकी राइट्स भूल जाता हूं, ऑब्लिगेशंस भूल जाता हूं, तो कितना कमज़ोर हो गया हूं। ऐसे ही मेरे और रब बन गए और मेरे हुक्मरान डेवलप हो गए और चीज़ें अट्रैक्ट करने लग गई इस दुनिया में। आपको याद हो गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, आपने सुना हुआ है, सूरह यूसुफ पढ़ें, उसमें पूरा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, बचपन से लेके उनकी हुक्मरानी तक के आदाब मौजूद हैं और पूरी दुनिया की वायलेशंस उसमें मौजूद हैं और फिर उनका रिएक्शन मौजूद है कि हज़रत यूसुफ ने कैसे कैसे डील किया, क्या क्या उन पर मुसीबतें आई, क्या क्या मुश्किलात आई। मुझे मौका मिला आपसे ब्रीफ शेयर करूंगा ताकि हम लोग अगर समझते हैं ना कि हम पे बड़ी मुश्किलात हैं, तो कभी अगर मुझे मौका मिला मैं आपको इसका ब्रीफ दूंगा कि मुश्किलात किन को कहते हैं, जिनको हम समझते हैं वो हैं या ये, उसको पढ़ें। उसमें एक सेंटेंस ले रहा हूँ लर्निंग के लिए कि जब दो कैदियों को ख्वाब आया और उन्होंने कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि हम आपको सिद्दीक मानते हैं, ज़रा हमें ख्वाब की ताबीर बता दें। उन्हें कैसे पता चला यूसुफ सिद्दीक है? उन कैदियों के अल्फाज को अल्लाह कुरान में नाजिल कर रहा है। इतनी वैल्यू तो रखते थे वो अल्फाज। क्यों रखते थे? कैदियों की वजह से नहीं रखते थे, वो परफॉर्मेंस की वजह से रखते थे जो परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि सालों गुजर गए जेल में और वो जानते थे कि जो कुछ करता है ये अहसन तकवीम पे करता है, उससे कम नहीं करता। इसलिए उन्हें गवाही देना पड़ गई, अगरचे मानते नहीं थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, बेशतर इसके कि खाना है और खाने में भी ये आएगा। वो बड़े हैरान हो गए कि कैदियों को भी कभी मछली मिलती है, गंदम मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, इतना अच्छा खाना तो शाही लोग खाते हैं। हज़रत ने फरमाया अगर ये खाना मिले तो समझना जो तावील मैं बता रहा हूँ वो सच्ची है। अगरचे वो पहले कन्फर्म कर चुके थे कि यूसुफ सिद्दीक है, लेकिन फिर भी आपने उनकी तसल्ली और सेटिस्फेक्शन के लिए ये जवाब दिया कि ये निशानी है, अगर वो खाना आपको मिले तो फिर समझना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन इससे पहले एक बात करना चाहता हूँ जो आपके लिए मेरा मैसेज है और मेरे अपने लिए भी है। आपने फरमाया कि क्या एक रब अच्छा है या काफ़ी सारे? क्वेश्चन किया उनसे। यही हमारा क्वेश्चन है सक्सेस ऑफ लाइफ में, अहसन तकवीम के लेवल पे जाने के लिए, कि क्या एक रब अच्छा है या काफ़ी सारे अच्छे हैं। अगर हमने काफ़ी सारों को ले लिया तो डिमांड हमारी काफ़ी सारों के लिए होगी और वो पूरी करना पड़ेगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन अगर एक को ले लिया तो फिर एक पे फोकस हो जाएगा। और ये बात उनको एडवाइस करके फिर आपने तावील बताई। और इससे अगला लेसन, जब तावील बता दी तो एक को कहा कि 3 दिन बाद हैंग हो जाएगा और एक को कहा कि फ्री हो जाएगा, वो बादशाह का शराब और वो प्याला भरेगा, अंगूर निचोड़ेगा। तो जो फ्री हो रहा था वो बड़ा खुश हो गया कि मैं फ्री हो रहा हूँ। अपेरेंटली लगता भी यही है कि यार मुझे लाइफ मिल रही है और मैं फ्री हो रहा हूँ। और जो सलीब पे जा रहा था, जो लटकाया जाना था, वो रोने लगा। यहाँ पे सिद्दीक क्या कहते हैं, सच्चे क्या कहते हैं, हजरत यूसुफ क्या फरमाते हैं? कहते हैं जो रो रहा है ना इसके बारे में मैं मुतमईन हूँ, और ये जो खुश हो रहा है इसके बारे में मैं परेशान हूँ। इसको ज़रा अपने आप पे अप्लाई करें जो आगे रीज़न आ रही है। क्यों कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपने लफ्ज़ सुना हुआ है। जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं, बाज़ औक़ात हमें वो ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं जो छुपी हुई होती हैं।
अब यहाँ पे इस चीज़ की तरफ इशारा है। हजरत फरमाते हैं कि ये जो रिहा हो रहा है ना, इसके बारे में नहीं मालूम इसका अंजाम क्या होगा, खैर पे होगा या मुसीबत पे होगा। लेकिन ये जो सलीब पे जा रहा है, मैं जानता हूँ ये ईमान पे मर रहा है और ये अगली दुनिया में भी कामयाब व कामरान है। इसलिए मैं खुश हूँ कि ये अपनी कामयाबी और सक्सेस लेके जा रहा है, ऐसा नहीं तकवीम पे जा रहा है। यही तो टारगेट है। कितना अरसा हमने रहना है यहाँ पे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे से पहले ये 68 से कॉलेज बना है और काफ़ी लोग आए, काफ़ी डायरेक्टर आए, प्रिंसिपल आए, कोई जीएम आए, कुछ आए, पता नहीं क्या क्या नाम रखे गए ऑर्गेनोग्राम में, सब चले गए। मैं भी जाने वाला हूँ और कोई आ जाए, लेकिन जाने वाला हूँ तो कहाँ जाने वाला हूँ? ऐसा नहीं तकवीम की तकमील नहीं हुई, कंप्लायंस अभी बाकी है। वो सिंपल सा शेर है, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। ये जो इतने इतने जुल्म हुए, ज़्यादतियाँ हुई, आखिर कोई तो इनका बदला लेना, तो वो कुछ होगा। इसका मतलब कंटिन्यूएशन है। अगर मजलूम ऐसे ही मारा जाए और उसको कोई पूछने वाला ना हो, तो ये एहसन तकवीम का कंसेप्ट पूरा नहीं होता। लिहाजा जो जिसके साथ यहाँ पे हुआ उसका होगा कुछ न कुछ आगे। हर काज का यहाँ पे इफेक्ट है, तो क्यों नहीं होगा भाई? जिस पे जुल्म हुआ उसका इफेक्ट क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ उसे जस्टिस नहीं मिली तो कौन देगा? हर काज का इफेक्ट है, तो उसकी इनजस्टिस कहाँ गई? मिलेगा। लिहाजा लर्निंग ऑफ द डे, जो मेरा लेसन है आज के लिए, अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को डिसिप्लिन में ले आए, अपने मैनुअल्स पढ़ें, एहसन तकवीम के मैनुअल्स पढ़ें, रोज़ाना टाइम दें, और उस मैनुअल का नाम कुरान अजीम है, उससे अपना रिश्ता जोड़ लें, पढ़ लें। शेक्सपियर की किताबें हम पढ़ें। और कोई आपको दुनिया की किताब अच्छी लगती है, पढ़नी है पढ़ें, लर्निंग करें, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर एक किताब ये भी मौजूद है तो इसको क्यों ना पढ़ें ना, लर्निंग लेसन लें। हर बुक से आप लर्निंग लेसन लेते हैं, तो इससे क्यों ना लें? जो चैलेंज कर रही है कि मुझे पढ़ें, तो पढ़ें, इससे रिश्ता जोड़ लें, आसानियां पैदा हो जाएंगी। और फिर कोशिश करें कंप्लायंस की, कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उनकी आपने कंप्लायंस करनी है। नहीं करेंगे, वायलेशन करेंगे, उसका रिएक्शन आएगा, वारंट इशू होंगे। कौन करेगा? कंपिटेंट करेगा। जो उस वारंट का कंपिटेंट होगा वो वारंट इशू करेगा, और वो जो पकड़ है वो फिर वो जस्टिस बेस है। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, वो आयतुल कुर्सी में जो आता है, इल्ला बिइज़्निह। थैंक यू। इसके अलावा कुछ नहीं है, यही रियलिटी है। आसान लाइफ बनाएं, मुश्किल नहीं है, अपने लिए आसानियां पैदा करें। जब अपने आप के लिए आसानियां पैदा कर लें, दूसरा लेवल आपकी फैमिली है, उनके लिए आसानियां पैदा करें। ये भी पुकार के कह रहा है कि अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम से बचाओ, ये दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल है अपनी सोसाइटी को बचाओ। जैसे जैसे पावर मिलती जाए, आप अपने अंदर ट्रांसपेरेंट हो गए, अपनी फैमिली को ट्रांसपेरेंट कर लें। जब फैमिली ट्रांसपेरेंट हो गई, महल्ले में ट्रांसपेरेंसी शुरू कर दें। जब महल्ले में हो गई, पूरे कंट्री में कर दें। पूरे कंट्री में हो गई, पूरी दुनिया में कर दें। यही परफॉर्मेंस बेस्ड काम करने और कंप्लायंस बेस्ड काम करने। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, सलामती दे। आपको बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि कुछ हम अच्छा सीखें और कुछ बेहतर करें।